नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और बाजार थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। आज थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में। हाई से निफ्टी करेक्ट होकर अभी 24,345 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हालांकि आप निचले स्तरों से देखें तो यहाँ पे भी सुधार देखने को मिला है, लेकिन फ्लैट है अभी फिलहाल निफ्टी। वहीं आप बैंक निफ्टी की बात करें तो वैसे ही हालात, वैसे ही तस्वीर आपको बैंक निफ्टी में भी अभी देखने को मिलेगी। डे लो के आसपास ये इन ग्रीन ट्रेड करने की कोशिश 55,444 के लेवल पर। लेकिन आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे थोड़ी आउट परफॉर्मेंस होती हुई दिख रही है। कंपैरिजन करें आप निफ्टी और बैंक निफ्टी से तो मिड कैप आधा फीसदी चढ़कर 54,720 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। वहीं स्मॉल कैप रखते हैं आपके स्क्रीन पर तो वहाँ पे भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। 117 अंकों की बढ़ोतरी 16,794 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। एक बार ब्रेथ रखते हैं स्क्रीन पर। जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखिए तेजी देखने को मिल रही है तो ब्रेथ आपको ठीक नजर आएगी आज के सेशन में। वो स्क्रीन पर आएगा इसके अभी इस वक्त। और देखिए 1560 या इनफैक्ट 61 ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। वहीं 903 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। वो कौन से स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज संभालने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को। रिलायंस कल से ही तेज रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे, बाजार को रिवॉर्ड मिला है, संभालने की कोशिश में लगा। L&T, भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक भी कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर देखिए HDFC बैंक जैसा हैवी वेट, ITC अगेन, FMCG पैक थोड़ा प्रेशर में है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे इनके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई। और पावर ग्रिड ऐसे स्टॉक्स थोड़ा ड्रैग करते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी में भी वही सारे स्टॉक्स एक्सिस बैंक, SBI, ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा संभालने की कोशिश में लगे। वहीं उसकी दूसरी ओर HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, मार्केट की क्लोजिंग कैसे होती है, कि यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगा या बाजार और करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, पिक्स लेंगे हमारे खिलाड़ियों के साथ। और हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं हमारे साथ, स्वाति होतकर जी, जतिन गेड़िया जी, हरीश जुजारे जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का एक बार फिर से CNBC आवाज पर। गुड मॉर्निंग आप तीनों का ही। स्वाति जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। कल शानदार रैली मार्केट में, आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, कैसे रीड कर रही हैं, क्या अप्रोच स्ट्रैटेजी आपकी? इस मार्केट में ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। डेफिनेटली कल हम लोग ने जिस हिसाब से एक पुल बैक रैली देखी थी, निफ्टी ने रिटेस्ट किया 200 डे मूविंग एवरेज एंड क्लोजिंग काफी स्ट्रांगली रखा 24,300 के अबव, विच टेक्निकली काफी स्ट्रांग अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है। कंसोलिडेशन हो रहा है, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि 200 DMA के ऊपर होवरिंग हो रही है, बट आई बिलीव ऊपर में रेजिस्टेंस है 24,540 के रेंज का। अगर आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे प्रीवियस रैली का तो 61.8% जो कि गोल्डन रेशियो कहलाया जाता है, वो एक रिट्रेसमेंट लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करे। अगर एक बार वो क्रॉस कर देगी तो शॉर्ट डेफिनेटली हमें 25,000 के डोर्स ओपन हो जाते हैं एंड बियॉन्ड दैट 25,200 के लेवल्स। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है जब तक निफ्टी 24,000 के लेवल्स इंटैक्ट रख दे, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स लेवल भी है एज वेल एज 200 DMA भी, तो तब तक डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस होल्डर करनी चाहिए। लार्ज कैप्स में ज्यादा काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कीजिएगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। और अभी के लिए मैं एक ही कॉल देना चाहूंगी, पहला है जो कि हेवेल्स पे है। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट काफी अच्छा नजर आ रहा है हमें। जिस हिसाब से ये मोमेंटम लास्ट 3-4 दिनों से स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 1580 टू 1620, वो रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है। एंड अगर वीकली आप लाइन चार्ट देखोगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ये पैटर्न्स का ब्रेकआउट पे। तो करंट लेवल पे 1625 का रेंज चल रहा है, बाई कीजिएगा। 1710 1720 के टारगेट्स में देख रही हूँ। नीचे में 1580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 1580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 1720 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैवेल्स में डी हाई पर कर रहा है कारोबार। ये कॉल होगी स्वाति जी की, लेकिन स्वाति जी कॉल तो मैं बाद में पूछती आपसे, पहले रिटर्न कार्ड आप सबका जानते हैं हम, और साथ ही मार्केट पर रुझान भी। खैर आपने पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं। जतिन जी, आपसे मार्केट का रुझान जानना चाहूंगी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या अपना रहे हैं आप? तो देखिए, एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ जाना चाहेंगे। हमें लगता है कि निफ्टी में 24,550 एक बहुत ही क्रूशल हर्डल है। तो कहीं ना कहीं जो अपमूव है वो निफ्टी में शायद हमें स्लो एंड स्टेडी अपमूव देखने मिले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर हमें देखने मिल सकता है। सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। जो भी स्टॉक्स क्रूशल सपोर्ट्स पे है वहां पे बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिल रहा है, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक स्टॉक पिकर्स मार्केट भी होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस के
करीब है निफ्टी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में अभी भी तेजी का ही माहौल लग रहा है। ओके, तो मार्केट में अभी आप पॉजिटिव है। जतिन जी भी कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है, वैसे ही आप रुख अपनाएं। स्वाति जी का भी यही मानना है। हरीश जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आप क्या स्लाइटली डिफर कर रहे हैं या फिर एग्जैक्टली ऑप्टिमिस्टिक हैं आप मार्केट को लेकर, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी भी होगी? हाँ बिल्कुल स्वाति, अगर मार्केट में देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है ऊपर से। हावेवर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी तेजी है, कहीं पे भी कुछ वीकनेस नहीं इंडिकेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन रहेगा। फिलहाल के सपोर्ट जोन है 24,250 का आज के लिए। तो मुझे लगता है जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मार्केट्स फर्दर 24,500 550 लेवल्स टच कर सकते हैं आज और कल के दिन। मुझे लग रहा है ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी है, और मुझे लग रहा है कि सेक्टर वाइज रोटेशन चालू है। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर में थोड़ा अभी तक इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है, तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आज के लिए। ओके, तो ये फिलहाल अप्रोच आपकी मार्केट पे रहेगी। तो ये स्ट्रैटेजी हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आपके स्क्रीन पर। एक बार फटाफट से रिटर्न कार्ड देख लेते हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, कौन से हमारे खिलाड़ी आगे हैं, वो उस पर एक नज़र, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अपनाई है वो भी देखेंगे। तो फिलहाल हरीश जुजारे जी अभी लीड कर रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो करीब करीब 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं जतिन जी का और स्वाति जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे है। स्वाति जी का पोर्टफोलियो 1.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जतिन जी का पोर्टफोलियो करीब करीब 4% के करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। स्वाति जी ने हैवेल्स रखी अपनी पहली पसंद, लेकिन उनका एक बार पोर्टफोलियो भी चेक कर लेते हैं, कहाँ से उन्होंने किया एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रही है, एक बार उस पर नजर। एस्टर डीएम से उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट लिया है उन्होंने नाइका से। हिंजिंक और हेग को अभी कर रही हैं होल्ड, और हैवेल्स उनको पसंद आ रहा है जो हमने आपके स्क्रीन पर फिलहाल रखा। हरीश जी, आप एक बार हरीश जी का भी पोर्टफोलियो रख देते हैं स्क्रीन पे, वो चेक कर लेते हैं क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स में उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को अभी फिलहाल उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, साथ ही सिप्ला, बीएससी और पॉलीमेडिक्योर से भी उन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। ओरेकल फाइनेंशियल को भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। हरीश जी, पहली पसंद क्या होगी आपकी? मेरा पहला स्टॉक रहेगा HCL हाल में। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि फिर से कंटिन्यूएशन ही रहेगा HCL में भी। कल हमने ऑलमोस्ट 5.5% का रिटर्न देखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ब्रेकआउट दिया स्टॉक प्राइस और प्रीवियस हाइस के ऊपर टिक रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक्सटेंड होगा और ऊपर की ओर। तो करंट लेवल से बाय करने की राय है। 4,800 का टारगेट्स रहेंगे और 4,350 का स्टॉप लॉस। ओके, हेल कल भी शानदार मूव, इनफैक्ट पूरा आप देखें पूरा डिफेंस पैक ही एकदम तेज था, और हेल में और भी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हरीश जी, इसलिए 4,800 के लेवल्स ये देख रहे हैं, और 4,350 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हरीश जी की पहली पसंद। जतिन जी का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं फटाफट से, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कौन से स्टॉक से क्या है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड फिलहाल। चोला इन्वेस्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट ले लिया उन्होंने JSW इंफ्रा से। ONGC और SCI को फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं जतिन जी पहली पसंद क्या होगी, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? देखिए, हमें लगता है कि आईटी में एक अच्छा मूव आ सकता है, तो LTI माइंट्री को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से हमें लगता है कि अपसाइड में 47-45 के टारगेट्स रहेंगे, और नीचे में स्टॉप लॉस हमको लगाना होगा 44.90 का। रेंज बाउंड है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हमें लगता है एक ब्रेकआउट आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिल सकता है। इसके लिए LTI माइंट्री लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। LTI माइंट्री में एक रिवाइवल देख रहे हैं, और शानदार तेजी वहां पे देखने को मिल रही है। लॉन्ग करने की यानी कि बाई करने की हिदायत, 4,745 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 4,490 का। ये हो गई जतिन जी की पहली पिक। हरीश जी, एक और स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में, कौन सी पिक होगी दूसरी? मैं थोड़ा देर वेट करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉक अभी रेजिस्टेंस के पास है। थोड़ा वेट करके कुछ टाइम पीरियड पे फिर से एक बार कॉल, नया फ्रेश कॉल। नीलवाई निफ्टी ने एक पुल बैक करने की कोशिश की है, लगभग 40 अंकों की बढ़ोतरी,
और अभी 24,367 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। चलिए देखिए, अब वक्त हो चुका है हमारे मैनेजमेंट के साथ बात करने का, कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट से। Q1 की बात करें तो उसमें कंपनी की जो रेवेन्यू है वो करीब करीब 7% और प्रॉफिट 8% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ में भी करीब आप देखें तो 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी केदार लेले जी। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि प्रॉफिट में जिस तरीके से 8% की बढ़ोतरी में देखने को मिल रही है, इसके पीछे कारण क्या रहे सर? कोई प्रोडक्ट सेगमेंट रहा या फिर कंज्यूमर सेगमेंट, क्या रहे इसके पीछे के कारण? भैया जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। और चूंकि हम जनवरी दिसंबर फॉलो करते हैं तो हम हमेशा इसको Q1 कहते हैं। और Q1 का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस वो है जो सस्टेन्ड लगातार शानदार वॉल्यूम ग्रोथ दे सके, उसके साथ आपकी वैल्यू ग्रोथ भी आए और ये दोनों ट्रांसलेट हो प्रॉफिट ग्रोथ में। और इस हिसाब से Q1 का जो समय है, अगर आप विश्व परिप्रेक्ष्य में भी देखें जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, उसमें 8% का वॉल्यूम, 7% का टॉप लाइन और 8% का प्रॉफिट ग्रोथ देना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आपने जो सवाल किया कि कहाँ से आया है परफॉर्मेंस, तो ये काफी जिसको हम कह सकते हैं कि वी हैव बीन फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बिकॉज दो बड़े सेगमेंट्स होते हैं जिसमें कैस्ट्रॉल अपने बिजनेस को देखता है। एक होता है मोबिलिटी को लेकर, जिसमें सारी जो गाड़ियों में लुब्रिकेंट डलता है वो हम सप्लाई करते हैं, दो व्हीलर, टू व्हीलर्स हो, कार्स हो या कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स हो। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। और अगर आपके दर्शक या आपने इस Q1 के दौरान क्रिकेट देखा हो या चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देखा हो, तो आपने शाहरुख खान को देखा होगा एक्टिव के एक बहुत शानदार से कैंपेन में जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा की है। और एक्टिव को गर्मी में भी 3x प्रोटेक्शन इस प्रपोजिशन के साथ पेश किया है। और हमारे जो उपभोक्ता है उन्होंने इसको बहुत पसंद किया है। तो जो ग्रोथ आई है वो टू व्हीलर के ऑयल सेगमेंट से आई है, फोर व्हीलर के ऑयल सेगमेंट से आई है, बिकॉज हमने अपना जो फोकस है उसको हाई क्वालिटी थिन सेगमेंट पे लगाया है। उसके कारण भी हमारा कंज्यूमर इनसाइट के मद्देनजर ग्रोथ अच्छी आ पाई है। और बड़ा जो वॉल्यूम ड्राइवर होता है लुब्रिकेंट में वो होता है कमर्शियल व्हीकल्स, जो ट्रक्स और बसेस होते हैं, वहां भी हमने अच्छा काम किया है। तो ये एक सर्वांगीण ग्रोथ का क्वार्टर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में भी हम मार्केट की जो ग्रोथ है उसको बीट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने। एक तो पहले सर बहुत अच्छी तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। मतलब मैं पहली दफ़ा ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो एकदम डिटेल में आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करने का। लेकिन सर मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला, वहाँ कहाँ कमजोरी रही, क्या वीकनेस रही मार्जिन को लेकर? श्रेया, क्या होता है, हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हिंदुस्तान में हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप हमारा Q1 जो कि जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है उसको अगर आप कंपेयर करेंगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर से, तो आपको मार्जिन पे प्रेशर दिखाई देगा। उसका कारण यह है कि साल भर में जो हम अपना रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ऑल ग्लोबल सप्लायर्स, तो देयर आर वॉल्यूम डिस्काउंट्स व्हिच वी गेट। और IFRS प्रिंसिपल के हिसाब से हम सिर्फ जब वो वॉल्यूम अचीव कर लेते हैं और एक्चुअल डिस्काउंट जब हमको मिलता है हमारे कॉग्स में, तभी हम उसको शामिल कर पाते हैं। इसलिए हर साल, पिछले 2 साल से अगर आप हमारा Q4 दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगी तो आपको लगेगा अरे कैस्ट्रॉल ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया इस क्वार्टर में। और उसके बाद जब आप Q1 देखेंगे तो आपको लगेगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, बट ऐसा नहीं है। आपने जो पॉइंट आउट किया है, अगर आप साल दर साल देखेंगी, पिछले साल का Q1 देखेंगी, तो आपको पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 7% से बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर देखना इज अ मोर वैलिड कंपैरिजन, बिकॉज वो लाइक फॉर लाइक पीरियड है, बजाय इसके कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से, और उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सर, रिजल्ट पे तो हमने बात कर ली केदार जी। अब थोड़ा सा आपके विजन पे मैं बात करना चाहूँगी। हालांकि अगर आप देखें तो ईवी पेनिट्रेशन अभी थोड़ा स्लो है इंडिया में, लेकिन अगर 2025 के बाद ईवी का बोलबाला जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अगर वो बूस्टअप होता है तो इस रिगार्डिंग कोई स्ट्रैटेजी आप बनाई है, कोई R&D या डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है श्रेया जी। आजकल ईवीज की जो
बातचीत है वो भी बढ़ रही है, लोग चाहते भी हैं ईवी चलाना। इट्स अ मोर कन्वीनियंट वे टू ड्राइव एनी व्हीकल। और हम जैसी कंपनियां जो लुब्रिकेंट स्पेस में 125 साल से हैं, उनका मूल मंत्र होना चाहिए कि आप परफॉर्म करिए आज की तारीख में और ट्रांसफॉर्म करिए फ्यूचर के लिए। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आज जो बिजनेस बड़ा है, जो कि लुब्रिकेंट स्पेस में आइस इंजन से रिलेटेड है, उसमें तो आपको जीतना ही है। और आपको तैयारी इसकी करनी है कि जब मार्केट में चेंज आए, आज 2.5 से 5% के लगभग गाड़ियां जो है वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में बिकती हैं ईवीज। जब ये नंबर अगले 10 साल में, मुझे लगता है 8 से 10 साल में 30 से 35% के आसपास पहुंच जाएगा, उस समय क्या हमारे पास ऐसा पोर्टफोलियो है जो रिलेवेंट होगा? तो उसका जवाब यह है कि हमने ऑलरेडी 2 साल पहले कैस्ट्रॉल ऑन के नाम से फ्लूइड्स लॉन्च किए हैं। अगर आपके पास ईवी है तो उसमें ट्रांसमिशन फ्लूइड देखिए या कूलेंट देखिए, वो सब कैस्ट्रॉल ऑन से आता है। हिंदुस्तान में जो 3 बड़ी कंपनियां हैं जो ईवी लॉन्च कर रही हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली हम काम कर रहे हैं, और ये R&D हमने ग्लोबली किया हुआ है। तो जब इंडस्ट्री में बदलाव आएंगे तो एक बड़ी कंपनी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को तैयार रखे उस चेंज के लिए। एंड वी आर रेडी, वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद देम एंड वी विल सी दैट चेंज कमिंग इन। जब क्वार्टर की रिपोर्टिंग होती है, मैं इसलिए इसके बारे में अभी बात नहीं करता हूं बिकॉज ये भविष्य का कार्यक्रम है। स्ट्रैटेजी अगर आप पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट आज के क्वार्टर में इसका कंट्रीब्यूशन भी छोटा है और इन्वेस्टर को इसके बारे में क्वार्टर में, शॉर्ट टर्म में चिंता नहीं करनी चाहिए, बट ये जरूर देखना चाहिए कि एक कंपनी उसके लिए तैयार हो रही है या नहीं, और हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, थोड़ी देर पहले जब से आपसे बातचीत कर रही थी मैं, तो आपने ग्लोबल अनसर्टेनिटी को भी उजागर किया, जिस तरीके से टेस्ला में देखने को मिल रहा है ज्योग्राफिकली। तो ऐसे में क्या आपने अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्टेड बेस ऑयल्स या एडिटिव्स पे कम की है? ऐसे कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप, जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है? अच्छी बात यह है कि जो इस समय वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा धूम मचाए हुए व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, आप भी जानती हैं, उन्होंने क्रूड ऑयल को अपने सारी पॉलिसीज से अलग रखा हुआ है। So because world is depending on crude oil, oil makes the world go around as they say। तो उसके कारण हमारे जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है उसमें वॉलेटिलिटी तो है, पर उसकी अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब मुझे सबसे ज्यादा प्रेशर किस बात का था, जब जनवरी शुरू हुई तो जब मैं फॉरेक्स देख रहा था तो मुझे लगा कि इस साल 3 से 5% आपका जो हमारा जो कॉग्स है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और वो एक चिंताजनक विषय था, क्योंकि जब आपका कॉग्स बढ़ता है, कंपनियां कोशिश करती हैं कि वो पास ऑन ना करें बेनिफिट, पर एक समय के बाद वो कॉग्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ स्ट्रेस जो है वो पास ऑन करना होता है। और ये प्रेशर जब आप पास ऑन करते हैं तो कंज्यूमर को उसकी मार लगती है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाती है। तो उसको देखना और बहुत महीन तरीके से उसको बैलेंस करना जरूरी था। और जैसे कि आप देख रही हैं, फॉरेक्स जो था वो 84 रुपए के आसपास था पिछले साल। वो इस साल एक्सपेक्टेशन थी कि 87, 88, 89 तक भी पहुंच जाएगा, 90 तक भी पहुंच सकता था, बट आज की तारीख में वो 85 के आसपास है, 85, 86 के आसपास है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2-2.5% का फॉरेक्स का जो हेडविंड है, जो दिक्कत है, उसको हम बेस ऑयल की जो बेनिफिट है उससे हम बैलेंस कर पाएंगे। तो इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो वोलेटाइल है बट मैनेजेबल है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक जिसको कहते हैं कि मैं आशावादी हूं, पर कॉशन के साथ इज द पर्सपेक्टिव जिसमें हम जी रहे हैं आज की तारीख में। बिल्कुल सर, सवाल तो बहुत है जहन में, लेकिन समय इतनी की इजाज़त दे रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और all the very best for upcoming quarters. Looking forward to meet you once again and have a chit chat on CNBC आवाज़ से। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। बहुत थैंक यू श्रेया जी, आपको भी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए, वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, और फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं स्वाति जी के पोर्टफोलियो के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए? हिंजिंग, हेग और हैवेल्स तीनों बाय साइड के ट्रेड, टारगेट 485, स्टॉप लॉस 440। हिंजिंग में, हेग में टारगेट 520, स्टॉप लॉस 465, और हैवेल्स में टारगेट 1710 और स्टॉप लॉस 1580 का लगाकर चल सकते हैं। क्या स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स में? प्रॉफिट या लॉस, वो भी आपके स्क्रीन पर। तो तीनों ही नेगेटिव रिटर्न फिलहाल लैंड कर रहे हैं। हैवेल्स और हेग आधा फीसदी गिरकर, वही हिंजिंग में 1.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रही है। अब रखते हैं पोर्टफोलियो हरीश जी का आपके स्क्रीन पर। ओरेकल फाइनेंशियल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों बाय साइड की ट्रेड, टारगेट 9400, स्टॉप लॉस 8480
का, ओरेकल में लगाकर चलना है। हैल में टारगेट 4800 और स्टॉप लॉस आपको 4350 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति दोनों स्टॉक्स में, तेजी या मंदी, एक बार वो देख लेते हैं। तो अभी हैल और ओरेकल दोनों ही पॉजिटिव रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। 0.16% हैल और 0.26% ओरेकल से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जतिन जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? ONGC, SCI और LTI माइंट्री तीनों बाय साइड की ट्रेड। ONGC में टारगेट 265, स्टॉप लॉस 244, SCI में टारगेट 197, स्टॉप लॉस 174, LTI माइंट्री में टारगेट 4745, वहीं स्टॉप लॉस आपको 4490 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति तीनों ही स्टॉक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है? तो LTI माइंट्री लगभग आधा फीसदी से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ONGC फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वही SCI थोड़ा आधा फीसदी करीब नेगेटिव रिटर्न फिलहाल लैंड कर रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं? तो हरीश जुजारे जी लीड लेते हुए कायम है और 3% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं स्वाति जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे, 1.5% का नेगेटिव रिटर्न, और जतिन जी का पोर्टफोलियो करीब 3.5% का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आप बहुत शुक्रिया तीनों का ही हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप चलिए, तो ये बात हो गई फिलहाल हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली है और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा है, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिलाकर लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर से 55% ज्यादा है। यानी सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर बात की जाए तो news18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रीच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी न्यूज 18 सबसे आगे रहा है। कैटेगरी में 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है आपका न्यूज 18।